8.1 परिचय। दशकीय जनगणना भारत के समाज और अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जनगणना में लोगों की संख्या, उनकी उम्र, लिंग, व्यवसाय, शैक्षिक स्तर और इसी तरह के विवरण के बारे में जानकारी होती है। जबकि पूर्व औपनिवेशिक राज्यों ने भी जनगणना आयोजित की थी, यह आम तौर पर कराधान और सेना में भर्ती के सीमित उद्देश्यों के लिए थी। जाति की गणना भी पूरी तरह से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई प्रथा नहीं थी। मनुस्मृति, कल्हण की राजतरंगिनी और आईन अकबरी सभी में जातियों की सूची है। हालांकि जिस जनगणना को हम आज जानते हैं, उसके पैमाने के संदर्भ में जिस तरह की जानकारी एकत्र की जाती है और जिस प्रकार के प्रशासनिक उपयोग किए जाते हैं, उसका पता आधुनिक नौकरशाही राज्य से लगाया जा सकता है। विशेष रूप से ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के लिए जनगणना को बड़ी और विविध भारतीय आबादी को समझने और इस तरह नियंत्रित करने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में देखा गया था। जाति और धर्म को महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय श्रेणियों के रूप में देखा जाता था जो कई अन्य मुद्दों की व्याख्या करती थी, जिनमें अब हम स्पष्ट रूप से पागलपन, बुद्धि, इच्छा और सेना में लड़ने की क्षमता आदि जैसे असंबंधित कारकों को भी पहचानते हैं। जबकि धर्म की गणना जारी है। जनगणना में जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य श्रेणियों के लिए गायब हो गई है। 1871 से 1931 तक जाति एक प्रमुख जनगणना चर थी। 1931 की जनगणना जाति के आधार पर जनसंख्या के वितरण की तालिकाएं प्रदान करने वाली अंतिम जनगणना थी। हालांकि 1941 में जाति विवरण एकत्र किए गए थे, लेकिन युद्धकालीन अर्थव्यवस्था उपायों के कारण उन्हें सारणीबद्ध नहीं किया गया था। 1951 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़ों के अलावा अन्य पिछड़ी जातियों से सीमित जाति रिटर्न एकत्र किए गए थे। हालांकि परिणाम प्रकाशित नहीं किए गए और केवल प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को उपलब्ध कराए गए। 1948 के जनगणना अधिनियम को तैयार करने वाली संविधान सभा ने इस आधार पर जाति के घटक को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा यह दावा करने के लिए भारत को कई जातियों, भाषाओं और धर्मों की भूमि के रूप में चित्रित किया गया था कि भारतीय ऐसा करेंगे। वे कभी भी एकजुट होकर खुद पर शासन करने में सक्षम नहीं हो सके और इसलिए उन पर शासन करने के लिए अंग्रेजों की जरूरत पड़ी। हालांकि सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की सफलता की निगरानी करने के लिए उनके बारे में जानकारी दर्ज करना जारी रखा। 2001 की जनगणना के दौरान इस बात पर एक नई बहस छिड़ गई कि क्या किसी व्यक्ति की जाति को जनगणना में दर्ज किया जाना चाहिए। एक दृष्टिकोण यह था कि जाति को शामिल करना आवश्यक था ताकि प्रत्येक जाति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मापा जा सके, जबकि दूसरा दृष्टिकोण यह था कि जातियों की पहचान करना मुश्किल होगा और इस तरह की गणना अनावश्यक रूप से जातिवाद को बढ़ाएगी। आखिरकार जनगणना में जाति को शामिल न करने का निर्णय लिया गया। यह इकाई भारत में जनगणना द्वारा जाति से निपटने के तरीके, जाति की पहचान पर जनगणना में जाति गणना के प्रभाव, समाजशास्त्र में जाति की संकल्पना पर जनगणना के प्रभाव और उस बहस से निपटेगी जो 1990 के दशक के अंत में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि 2001 की जनगणना में जाति को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। 8.2 जनगणना में जाति। जाति शब्द को आम तौर पर नस्लों, प्रजातियों, जनजातियों आदि का वर्णन करने के लिए पुर्तगाली शब्द कास्टा से उत्पन्न होने के रूप में स्वीकार किया जाता है और यह 4 शास्त्रीय वर्ण श्रेणियों और जातियों या विशिष्ट स्थानीय इकाइयों दोनों को संदर्भित करता है जिसमें लोग खुद को पहचानते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जाति और वर्ण दोनों स्तरों पर काफी तरलता थी। आर्थिक भेदभाव,
प्रवासन और पारिस्थितिक मतभेद सभी ने नई जातियों को बनाने या लोगों को जातियों के विखंडन और संलयन के माध्यम से अपनी जाति की पहचान बदलने में सक्षम बनाने में भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद अस्थिर परिस्थितियों में आदिवासी, अनुसूचित जनजाति या निम्न जाति पृष्ठभूमि के कई प्रमुख अपने अपने क्षेत्रों में राजा बन गए। उन्होंने राजपूत या क्षत्रिय योद्धा होने का दावा किया और अपने लिए उपयुक्त वंशावली का आविष्कार करने के लिए ब्राह्मण पुजारियों को नियुक्त किया। जातियों की कोई अखिल भारतीय रैंकिंग नहीं थी और समय के साथ जाति रैंकिंग बदलती रही। उदाहरण के लिए, डर्क्स ने तर्क दिया है कि धर्म और राजनीति का अलगाव और दक्षिण भारत में क्षत्रियों के ऊपर ब्राह्मण का धार्मिक उत्थान औपनिवेशिक काल की देन है। जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन अधिक मजबूत होता गया, औपनिवेशिक प्रशासकों को उन पर शासन करने के लिए अपनी मूल आबादी को जानने और समझने की आवश्यकता हुई। 19वीं शताब्दी में जाति एक वैज्ञानिक चिंता बन गई और नस्लों को वर्गीकृत करने के लिए कई अध्ययन किए गए। बेशक, समकालीन विज्ञान और आनुवंशिकी ने हमें दिखाया है कि जैविक नस्ल जैसी कोई चीज नहीं है। इंपीरियल गजेटियर्स, नृवंश विज्ञान सर्वेक्षण, निपटान रिकॉर्ड इत्यादि की श्रृंखला के साथ साथ दशकीय जनगणना ने जाति और नस्ल के कुछ विचारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मूल व्यवहार की व्याख्या करने के लिए जाति और धर्म को प्रमुख श्रेणियों के रूप में देखा गया। इस देश में विभिन्न जातियों और जनजातियों के रीतिरिवाजों और घरेलू और सामाजिक संबंधों के सटीक और सुव्यवस्थित रिकॉर्ड से प्रशासन की कई शाखाओं को होने वाले स्पष्ट लाभ पर विस्तार से ध्यान देना अनावश्यक है। देशी आचरण की संपूर्ण रूपरेखा व्यक्तियों की संख्या काफी हद तक उस समूह के नियमों द्वारा निर्धारित की जाती है जिससे वे संबंधित हैं। कानून के प्रयोजनों के लिए, न्यायिक प्रक्रिया के लिए, अकाल राहत के लिए, स्वच्छता और महामारी रोग से निपटने के लिए और लगभग हर प्रकार की कार्यकारी कार्रवाई के लिए एक नृवंश विज्ञान सर्वेक्षण। भारत और लोगों के रीतिरिवाजों का रिकॉर्ड अच्छे प्रशासन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि भूमि का कैडस्ट्रल सर्वेक्षण और उसके किराएदारों के अधिकारों का रिकॉर्ड। गृह विभाग में भारत सरकार की कार्यवाही से उद्धरण, सार्वजनिक, शिमला। इस प्रकार औपनिवेशिक अधिकारियों ने पागलपन को समझाने के लिए जाति का इस्तेमाल किया। सेना में मार्शल नस्लों की भर्ती में मदद करने के लिए जाति का इस्तेमाल, सामाजिक रूप से उच्च और आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध वर्गों से जुड़ी एक बीमारी के रूप में किया गया, या यह निर्धारित करने के लिए कि किन समूहों में अपराध की प्रवृत्ति है। इस प्रकार आपराधिक जनजातियों की श्रेणी का निर्माण। हालांकि जनगणना में जाति दर्ज करना कोई आसान काम नहीं था। क्रमिक जनगणना आयुक्तों ने प्रतिक्रियाओं की अस्पष्ट और प्रासंगिक प्रकृति की ओर इशारा करते हुए जाति तालिकाओं को जनगणना का सबसे परेशानी भरा और महंगा हिस्सा बताया। फिर भी 1931 तक इसे जनसांख्यिकीय रिकॉर्ड का एक आवश्यक हिस्सा और शासन के लिए आवश्यक माना जाता था। इसका परिणाम व्यवस्थितकरण का एक रूप था जिसने लोगों को मनमाने ढंग से, अक्सर उनके अनुभव के अनुसार असत्य, लेकिन अलग, परस्पर अनन्य और इस प्रकार असंख्य श्रेणियों में विभाजित कर दिया। 1881 में अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में निवासियों ने 3208 विभिन्न जातियों को वापस कर दिया, जो समूहीकरण के माध्यम से 309 तक कम हो गए थे। बॉक्स 8.1 जनगणना के लिए सूचना का संग्रह। जातियों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने में दो जुड़े हुए लेकिन अलग अलग कार्य थे। एक गणनाकर्ता द्वारा पूछे गए वास्तविक प्रश्न और एक क्लर्क द्वारा और बाद में एक पर्यवेक्षक द्वारा उत्तरों की व्याख्या कैसे की गई। जनगणना कराना 2 चरणों वाली प्रक्रिया थी। प्रगणकों को सर्कल पर्यवेक्षकों द्वारा चुना जाता था, जो आमतौर पर सरकारी अधिकारी होते थे। पर्यवेक्षकों में पटवारी, जमींदार, स्कूल शिक्षक या कोई साक्षर व्यक्ति शामिल थे। उन्हें घर के प्रत्येक सदस्य के बारे में
जानकारी के लिए कॉलम वाला एक फॉर्म मिला। एकत्र की गई जानकारी में नाम, धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, संप्रदाय, जाति, जाति उपविभाजन, लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, भाषा, जन्मस्थान, निर्वाह के साधन, शिक्षा, भाषा दक्षता और कमजोरियां शामिल थी। गणनाकारों के पास जनगणना की तारीख से 1 महीने पहले फॉर्म भरने और फिर जनगणना के दिन परिवार के मुखिया के साथ जानकारी को सत्यापित करने का समय था। जाति और उपजाति की जानकारी की रिकॉर्डिंग को मानकीकृत करने के लिए 1881 की जनगणना के आरंभ में ही जातियों के मानक नामों और विविधताओं के साथ सूचियां तैयार की गई थी। पर्यवेक्षकों ने प्रगणकों को प्रतिक्रियाओं को वर्गीकृत करने के निर्देश दिए। जाति सूचियों को उनके स्थानों की जानकारी और संक्षिप्त नोट्स के साथ वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया था। रिस्ले ने इस प्रक्रिया का वर्णन किया। यदि व्यक्ति किसी प्रसिद्ध जनजाति या जाति का नाम देता है तो यह सीधा है, लेकिन यदि वे भारत के किसी अन्य हिस्से की किसी अस्पष्ट जाति से संबंधित हैं तो वे एक संप्रदाय का नाम, उपजाति, बहिर्विवाही सेप्ट, व्यवसाय या मूल प्रांत बता सकते हैं। इन विकल्पों में अक्सर अनपढ़ प्रगणक द्वारा अपनी स्थानीय भाषा में लिखने और केंद्रीय कार्यालय के अमूर्तकार जो अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप छंटाई और क्रॉस रेफरेंसिंग की एक श्रमसाध्य प्रक्रिया होती है जो तालिका 13 की ओर ले जाती है, जो जाति, जनजाति, नस्ल या राष्ट्रीयता के आधार पर निवासियों के वितरण को दर्शाती है। हटन ने कहा कि 1881 से 1931 तक दर्ज की गई जातियों की संख्या में कमी आई है, जो मनमाने तरीकों का सुझाव देता है। व्यक्तियों से न केवल उनकी उपजाति पूछी गई बल्कि यह भी पूछा गया कि वे सूचीबद्ध उपजातियों में से किसमें फिट बैठते हैं। एक पूर्वकोडित दृष्टिकोण, यहाँ तक कि अन्य कृपया निर्दिष्ट करें विकल्पों के साथ भी प्रतिक्रियाओं को संरचित करता है और विकृतियों का परिचय देता है। जनगणना प्रणाली किसी व्यक्ति को 2 जातियां या धर्म रखने की अनुमति नहीं दे सकती। धार्मिक समन्वयवाद को अशिक्षित जनता के धर्म की आदिम प्रकृति के रूप में खारिज कर दिया गया था, जबकि 1911 की जनगणना ने कई संप्रदायों को हिंदू मोहम्मडन के रूप में मान्यता दी थी। 1921 तक उन्हें एक या दूसरे के रूप में वर्गीकृत किया गया था, सिंध संजोगियों को छोड़कर जिन्होंने इनकार कर दिया था, और उन्हें अन्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। जनगणना अधिकारियों ने जातियों का मानकीकरण किया और उनकी संख्या कम कर दी, लेकिन वैज्ञानिक दिखने और संपूर्ण सामाजिक स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए सभी उपजातियों को रिकॉर्ड करने पर जोर दिया। 8.3 जनगणना और पहचान की राजनीति। जाति और भारतीय जनगणना पर हालिया सामाजिक विज्ञान साहित्य मिशेल फौकॉल्ट के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि सरकारी प्रक्रियाएं कैसे पहचान बनाती हैं। उनका तर्क है कि जाति और धर्म जनगणना ने इन पहचानों को मजबूत किया है। कोहन ने कहा कि धर्म, भाषा, साक्षरता, जाति, व्यवसाय आदि के बारे में पूछकर जनगणना ने संस्कृति को वस्तुनिष्ठ बना दिया और भारतीयों को ब्रिटिश परिभाषाओं का उपयोग करके खुद से सवाल करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। अप्पादुरई ने तर्क दिया कि समुदाय की गहन राजनीति आधुनिक राष्ट्र-राज्य तकनीकों, विशेषकर संख्याओं से संबंधित तकनीकों के बिना अस्तित्व में नहीं होगी। पहचान पर आंकड़े महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि समुदायों ने संख्या के आधार पर सरकारी गारंटी और लाभ की मांग की। प्रतिनिधित्व का अर्थ केवल अपने समुदाय के उम्मीदवारों के लिए मतदान करना हो गया। यह परिप्रेक्ष्य अभी भी राजनीतिक दल की रणनीतियों को प्रभावित करता है। हालांकि सभी जातीय लामबंदी अकेले जनगणना से नहीं होती है। कभी कभी जनगणना के आंकड़े जातीय लामबंदी का परिणाम होते थे। उदाहरण के लिए 1901, 1951 और 1961 के बीच मैथिली बोलने वालों की संख्या में काफी अंतर आया, जो मैथिली भाषा आंदोलन की ताकत को दर्शाता है।
1901 से 1931 तक चित्रपुर सारस्वत की शैक्षिक और व्यावसायिक स्थिति में बदलाव के बारे में कॉनलन का अध्ययन चित्रपुर और गौड़ सारस्वत के बीच एकीकरण आंदोलन द्वारा जटिल था। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण आकृतियों के उपयोग ने मुद्दे पैदा कर दिए क्योंकि एकीकरण आंदोलन स्वयं जाति के भीतर विवादास्पद था। 1981 में आरक्षण के संदर्भ में जनगणना डेटा अविश्वसनीय हो गया जब जनजातियों के समान नाम वाले गैर जनजातियों को आदिवासियों के रूप में पहचाना गया। जनसंख्या, शहरीकरण और साक्षरता डेटा में गिरावट आई। बड़ी संख्या या विशिष्ट स्थितियों के लाभों के बारे में धारणाओं ने भी जनगणना के आंकड़ों को प्रभावित किया। जनगणना की गोपनीयता के बावजूद स्थानीय गणनाकर्ता की भूमिका जनगणना को स्थिति पर बातचीत करने का अवसर बना सकती है। यह इस तरह के डेटा को इकट्ठा करने के खिलाफ कोई तर्क नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे के भीतर मात्रात्मक डेटा को प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जबकि जनगणना डेटा समूह की स्थितियों का अध्ययन करने या समूहों के मानचित्रण के लिए मूल्यवान है, इसकी व्यावहारिक उपयोगिता और डेटा को वस्तुनिष्ठ तथ्य मानने में शामिल राजनीति के बारे में सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। समय के साथ लामबंदी के कारण बदलते गए क्योंकि जनगणना के उद्देश्य राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हुए। राजनीतिक घटनाओं ने जनगणना डेटा के उपयोग और सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं दोनों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, विधायी सांप्रदायिक पुरस्कारों और विभाजन की संभावना के कारण 1931 और 1941 की जनगणना में हिंदू मुस्लिम जनसंख्या अनुपात महत्वपूर्ण हो गया। 1951 की जनगणना में राज्य पुनर्गठन के लिए भाषा बोलने वालों को अलग करने की आवश्यकता थी। 1921 के बाद से आर्थिक मुद्दों को महत्व मिला। देशों की जनसंख्या के आंकड़ों और साक्षरता, व्यवसाय और शहरीकरण जैसे संबंधित सूचकांकों की तुलना की गई। राष्ट्र या उसके प्रमुख समूह किसी भी समय अपनी पहचान और प्रगति संकेतक बदलते हुए खुद को परिभाषित करते हैं। लिंगानुपात, महिला कार्यबल भागीदारी या संपत्ति अधिकार जैसे लिंग संवेदनशील सूचकांक भी संघर्ष के क्षेत्र रहे हैं। मोटे तौर पर औपनिवेशिक काल के दौरान जनगणना संबंधी लामबंदी ने खुद को 3 तरीकों से व्यक्त किया: उच्च सामाजिक स्थिति के लिए जाति के नाम बदलने के लिए याचिकाएं, प्रश्नों के प्रारूप या जाति रिटर्न की आवश्यकता के बारे में शिकायतें, और गणनाकर्ताओं के पूर्वाग्रहों के बारे में शिकायतें। जनगणना आयुक्तों ने आमतौर पर बाद वाले 2 के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि पहले को भारतीयों पर धर्म और जाति के नियंत्रण के प्रमाण के रूप में देखा गया। हम इनमें से प्रत्येक की जांच करेंगे, यह देखते हुए कि जनगणना के प्रश्नों और सारणियों ने राजनीतिक तर्क, प्रतिक्रियाएं और जनगणना अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं कैसे उत्पन्न की। जाति के नाम या वर्गीकरण बदलने की याचिकाएं जनगणना प्रश्नावली पर सबसे आम प्रतिक्रिया थी और पिछड़ा वर्ग आयोगों के अभ्यावेदन में आज भी जारी है। हालांकि जातियों की गणना 1871 से की गई थी, लेकिन रिस्ले की 1901 में सामाजिक प्राथमिकता पर मूल राय के आधार पर जातियों की रैंकिंग के बाद ऐसी मांगें असंख्य हो गईं। रिस्ले ने इसे अपने सिद्धांतों के प्रमाण के रूप में देखा। यदि वर्गीकरण का सिद्धांत हिंदू परंपराओं को पसंद नहीं आया होता, तो यह समझ से बाहर है कि इतने सारे लोगों ने एक विशेष तरीके से इसके आवेदन को सुरक्षित करने के लिए इतनी परेशानी उठाई होगी और लागत खर्च की होगी। हालांकि जातियां जल्द ही उन्नति के लिए औपनिवेशिक सरकार के नए क्षेत्र में ढल गईं। चूंकि रिस्ले ने उच्च दर्जे को विधवा पुनर्विवाह के अभाव और कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा से जोड़ा, इसलिए कई जातियों ने अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए इन प्रथाओं का दावा किया। उच्च दर्जे के नामों के कुछ दावे नाम की समानता पर आधारित थे, जो जाति रीतिरिवाजों पर अग्रणी व्यक्तियों के हलफनामों द्वारा समर्थित थे। जैसे खत्री यह दावा करते थे कि उनका नाम क्षत्रिय का अपभ्रंश है।
अन्य याचिकाओं में उन्हें नीचे रखने के लिए ईर्ष्यालु ब्राह्मणों को दोषी ठहराया गया और उनके ब्राह्मणवादी या क्षत्रिय रीति रिवाजों के प्रमाण के रूप में पूर्व औपनिवेशिक नृवंश विज्ञान का हवाला दिया गया। कुछ याचिकाओं में सीधे तौर पर स्थिति की चिंता नहीं थी, लेकिन एक बड़े समूह से अलग गणना करने या उपजातियों को एक सामान्य जाति नाम में विलय करने की मांग की गई थी, जैसे कि सभी यादवों को इस तरह दर्ज करने के लिए अखिल भारतीय यादव सभा के प्रस्ताव की तरह। एक फाइल में ऐसी 65 याचिकाओं की सूची है। जनगणना के स्तर पर ये परिवर्तन मामूली लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने व्यापक प्रक्रियाओं को गति दी। बिखरी हुई उपजातियां या जातियों ने जाति सभाएं बनाकर स्वयं को मान्यता दी। उनकी मांगों में अक्सर छात्रवृत्ति या सेना भर्ती जैसे भौतिक लाभ शामिल थे, लेकिन आंतरिक सामाजिक सुधार और सामुदायिक छात्रवृत्ति प्रदान करना भी शामिल था। पंडित रेवती प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित एक पैम्फलेट "नहीं, एक ब्राह्मण" ने साथी जाति के सदस्यों को सामाजिक सुधार, धन संग्रह, छात्रवृत्ति और शिक्षा के लिए अखिल भारतीय नई ब्राह्मण महासभा में शामिल होने के लिए बुलाया। जनगणना आयुक्तों ने आम तौर पर इन याचिकाओं पर प्रसन्नचित्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे अक्सर धार्मिक या सामाजिक विशेषज्ञता के बिना भी परिवर्तनों के पक्ष या विपक्ष में शासन करते थे। कभी-कभी प्रतिक्रिया उदासीन होती थी। JH 1931 में जनगणना आयुक्त हटन ने नमोब्रम मामले पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या कहा जाता है, जब तक कि समुदाय एक जनगणना से दूसरी जनगणना तक पहचाना जा सके। प्रश्नों के प्रारूप या सारणी के बारे में शिकायतें 1930 और 1940 के दशक में प्रमुखता से उठीं, जो अक्सर बढ़ती हिंदू सांप्रदायिक दावेदारी से जुड़ी थी। पहली याचिका हिंदू सभाओं और लाहौर में आर्य समाज से जुड़े जाट पाट तोरक मंडल द्वारा जनगणना में जाति रिटर्न के खिलाफ एक याचिका थी। जाट पाट तोरक मंडल ने तर्क दिया कि जाति हिंदू धर्म के लिए आवश्यक नहीं थी, प्रगति में बाधा उत्पन्न करती थी, और कई शिक्षित हिंदू अब इसमें विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जाति दर्ज करना उन लोगों पर थोपा गया जो इसमें विश्वास नहीं करते थे और जनगणना क्लर्कों को जनगणना कार्यों में व्यक्तिगत ज्ञान का आयात नहीं करना चाहिए। हिंदू महासभा ने प्रतिनिधित्व की मुस्लिम मांगों का मुकाबला करते हुए हिंदुओं को असंख्य और एकजुट दिखाने के लिए जाति जनगणना का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के बीच जातियों को दर्ज करने का भी विरोध किया। सरकार ने ईमानदार आपत्तिकर्ताओं को बिना किसी जाति के होने के कारण लौटने की अनुमति दी, लेकिन रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा सामाजिक रूप से जाति नियमों का पालन करने पर जवाब देने से इनकार करने पर आपत्ति जताई। 1931 में 238 मिलियन हिंदुओं में से केवल 1.8 मिलियन ने जाति चेतना के प्रमाण के रूप में उद्धृत 1% से भी कम नोकास्ट का जवाब दिया। छोटे होते हुए भी यह स्पष्ट है कि अधिकांश को जाति मुक्ति का जवाब देने का विकल्प नहीं दिया गया। यदि उत्तरदाताओं ने ऐसा नहीं किया होता तो गणनाकारों ने अपनी जाति दर्ज कर ली होती। 1941 में विशेष रूप से बंगाल में बिना जाति के लौटने की संख्या इतनी महत्वपूर्ण थी कि जनगणना आयुक्त ने भविष्य में जाति प्रश्न को समुदाय प्रश्न से बदलने का सुझाव दिया। हिंदू महासभा की एक और महत्वपूर्ण मांग आदिवासियों को हिंदू के रूप में वर्गीकृत करने की थी। असम में एक स्थानीय हिंदू सभा के प्रस्ताव पर होम पब्लिक एफ नंबर 455731 NAI। इस अवधि के दौरान हिंदू सभाएं भी सक्रिय रूप से आदिवासियों का धर्मांतरण कर रही थी, उनके धर्म और हिंदू धर्म के बीच समानता पर जोर दे रही थी। आदिवासियों को हिंदू के रूप में मान्यता देने की मांग छोटा नागपुर में विशेष रूप से जोर पकड़ गई। अक्टूबर से दिसंबर 1940 तक सनातनी आदिवासियों की ग्राम बैठकें आयोजित की गईं, प्रस्ताव पारित किए गए और समाचार पत्रों इंडियन नेशन, अमृत बाजार पत्रिका, सर्चलाइट में रिपोर्ट की गई।
जिसमें कैथोलिक सभा पर गणनाकर्ताओं, ज्यादातर ईसाई होने का दावा किया गया, को निर्देश देने का आरोप लगाया गया। गैर ईसाई आदिवासियों के लिए आदिवासी नाम रिकॉर्ड करें। हालांकि इन बैठकों में अधिकांश नेता या जनगणना आयुक्त के पास जाने वाले लोग हिंदू नगरवासी थे जो आदिवासियों को हे दृष्टि से देखते थे। उनके विचार अमृत बाजार पत्रिका के संपादकीय में प्रतिध्वनित हुए। अलविदा, यह आदिवासी धर्म क्या है? इसके सिद्धांत क्या हैं? क्या सचमुच ऐसी कोई चीज इस देश में मौजूद है? होम पब्लिक f.nun 453940 NAI। इसके विपरीत बिहार सरकार को व्यक्तिगत आदिवासियों और उनके संघों से कई याचिकाएं प्राप्त हुईं, जिनमें दावा किया गया कि जनगणना निर्देश जारी होने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई। होम पब्लिक एफ. नम 453940 NAI 9 मार्च 1940 को 6 तारीख को एक हिंदू बैठक का विरोध करने के लिए विभिन्न एससी और आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों सहित मुसलमानों की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। ऐसी शिकायतें थीं कि हिंदू गणनाकारों ने कांग्रेस और महासभा के पर्चे बांटे थे, जिसमें झूठा दावा किया गया था कि सरकार ने आदिवासियों को हिंदू के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया था। होम पब्लिक एफ. न 451141 NAI। इसी तरह के मुद्दे सिखों और जैनियों के वर्गीकरण के साथ उठे। हिंदू महासभा और कुछ सिख और जैन संगठनों ने उन्हें हिंदू के रूप में सूचीबद्ध करने की मांग की। होम पब्लिक एफ. न 4541 होम पब्लिक एफ. न 454730 उदासी साधुओं की याचिका NAI। अनुसूचित जाति संघों, सिखों, जैनियों और बौद्धों की ओर से हिंदू के रूप में दर्ज किए जाने के खिलाफ कई शिकायतें थीं, जो कई स्वयंसेवकों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के माध्यम से हिंदू महासभा द्वारा डाले गए दबाव को उजागर करती हैं। होम पब्लिक एफ. नन 3 जनवरी 1941 होम पब्लिक एफ. न 455531 सिखों पर गणनाकारों द्वारा उन्हें सिखों के रूप में दर्ज करने से इनकार करने के विरोध में NAI। देश भर में जैन संघों ने अपनी अशिक्षा और फैलाव के कारण हिंदुओं द्वारा आत्मसात किए जाने के खतरे पर ध्यान दिया। यह स्तंभ समुदाय की समस्याओं का अध्ययन करने और एक स्वतंत्र समुदाय होने की चेतना को जीवित रखने के लिए काफी आवश्यक है। फाइल संख्या 45131930 हिंदू महासभा NAI का विरोध करने वाले जैनियों पर। इसी तरह के कारण यह बता सकते हैं कि क्यों एक उत्पीड़ित जाति अपनी प्रतिसंस्कृति के साथ अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहेगी। देखें ओमवेट 1998। पंजाब में चुहरा जैसी दलित जातियों ने सिख और हिंदू गणनाकारों द्वारा सिख या हिंदू के रूप में दर्ज किए जाने के दबाव की शिकायत की और मांग की कि उनके धर्म को अधर्म के रूप में दर्ज किया जाए। प्रारंभ में हटन ने इस आधार पर इसका विरोध किया कि चूंकि उनकी अक्षमताएं हिंदू होने के कारण थी, इसलिए उन्हें हिंदू के रूप में लौटाया जाना चाहिए, जो जाति के दृष्टिकोण को आर्थिक स्थिति के बजाय पवित्रता और प्रदूषण से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ दर्शाता है। होम पब्लिक 455630 NA। ऐसा प्रतीत होता है कि जाति की यह अवधारणा अन्य धर्मों के दलितों, जैसे दलित ईसाइयों, को आरक्षण देने से इनकार करने वाली मौजूदा नीतियों में मौजूद है। संक्षेप में, विभाजन और स्वतंत्रता से पहले के वर्षों में 1931 और 1941 की जनगणनाएं दूसरों की कीमत पर अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे सांप्रदायिक समूहों के बीच विवादों में उलझी हुई थी। इस प्रक्रिया में आदिवासियों और जैन और सिख जैसे अन्य समूहों के विशिष्ट धर्म और संस्कृति को खतरा पैदा हो गया। प्रगणकों के खिलाफ शिकायतें 1931 और 1941 दोनों जनगणनाओं की अगुवाई में और उसके तुरंत बाद प्रगणक पूर्वाग्रह की कई शिकायतें थीं, जो एक समुदाय की संख्या को दूसरे से बढ़ा रही थी।
यह सबसे बड़ा और संभावित रूप से सबसे हिंसक मुद्दा था जिसके इर्दगिर्द लामबंदी हुई। 8 मार्च 1931 को इंकलाब लाहौर की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कई मुसलमानों को जनगणना की गणना से बाहर रखा गया था और यहाँ तक कि जिनकी गणना की गई थी उनके रिटर्न भी नष्ट कर दिए गए थे। मोगा में कई मुस्लिम सड़कों को बाहर रखा गया था, खासकर जामा मस्जिद के आसपास। इसके बावजूद कि लोग गणनाकर्ता के लिए आधी रात तक इंतजार कर रहे थे। 1941 तक जनगणना की गणना एक ही रात में होती थी, विशेष रूप से पूर्णिमा और प्रमुख मेलों या त्योहारों की अनुपस्थिति के लिए चुनी जाती थी जो लोगों को घर से दूर ले जा सकते थे। सफाई कर्मियों और चमारों को भी हिंदू और सिख के रूप में दर्ज किया गया था, जबकि अधर्मी के रूप में पहचान करने वालों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। हिंदू जनगणना समिति लुधियाना के एक पत्र में मुख्य रूप से मुस्लिम जनगणना अभियान द्वारा जनगणना के अनियमित आचरण का विरोध किया गया, जिसके परिणामस्वरूप हिंदू संख्या में कमी आई और एक नई जनगणना के लिए भुगतान करने की पेशकश की गई। वही फरवरी और मार्च 1941 की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्टें इस मुद्दे पर बढ़ते आंदोलन को दर्शाती हैं। बंगाल में 8 फरवरी को मुस्लिम सेंट्रल सेंसस बोर्ड की एक गुप्त बैठक में प्रचार के लिए जनगणना सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। पंजाब में गुजरांवाला के एक गांव में एक गुरुद्वारे को जलाने के प्रयास की रिपोर्ट थी, जो मुसलमानों द्वारा उन हिंदुओं और सिखों के खिलाफ बदला लेने से प्रेरित था जिन्होंने मुस्लिम पटवारी पर गणना में पक्षपात का आरोप लगाया था। लाहौर के कई हिस्सों में तो गिनती ही नहीं हुई। इंटेलिजेंस ब्यूरो की सूचना के दैनिक सारांश से उद्धरण 3 फरवरी 1941 मार्च 1941 की पहली छमाही के लिए पंजाब की स्थिति पर रिपोर्ट। CIO लाहौर की दैनिक रिपोर्ट 3 मार्च 1941 सभी होम पब्लिक एफ नंबर 45/11 में 41 NAI। मुस्लिम लीग ने शिकायत की कि हिंदू महासभा ने बंगाल में जनगणना को कुछ हद तक प्रभावित किया है, जैसा कि 5 मार्च 1941 को अखिल बंगाल हिंदू महासभा जनगणना बोर्ड के एक बयान से पता चलता है, जिसमें हजारों गणनाकारों, पर्यवेक्षकों और स्वैच्छिक जनगणना कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया है जिन्होंने निःसंकोच योगदान दिया। उनकी सेवाएं और हिंदू शक्ति की गणना के लिए दिनरात कड़ी मेहनत की। होम पब्लिक एफ न 45/11/41 NAI। MS गृह सदस्य रेजिनाल्ड मैक्सवेल के प्रतिनियुक्ति में अनी और भाई परमानंद ने मांग की कि हिंदू और मुस्लिम गणनाकारों के काम की जांच विपरीत धर्म के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाए। होम पब्लिक एफ न 45/39/40 NAI। बंगाल में बंगाल कांग्रेस संसदीय दल ने संकल्प लिया कि केवल संयुक्त गणनाकर्ता ही जनता के विश्वास को प्रेरित करेंगे, एक मांग जिससे मुस्लिम लीग के तहत बंगाल सरकार सहमत हुई। होम पब्लिक एफ न 45/40/40 NAI। बाहरी जांच और संयुक्त गणनाकारों के प्रस्ताव को येट्स ने प्रशासनिक आधार, दोनों धर्मों के अपर्याप्त गणनाकर्ता, उनके बीच विवादों को निपटाने के लिए कोई तंत्र नहीं आदि और सिद्धांत पर खारिज कर दिया था। गणनाकारों की निष्पक्षता का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि जनगणना की सफलता उत्तरदाताओं पर निर्भर करती है। उन्होंने आगे कहा, बंगाल के नागरिकों पर उनकी सरकार की तरह अविश्वास करने का विकल्प पूरी चीज का मजाक बनाना नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से छोड़ देना है। दुनिया से यह कहना है कि बंगाल के नागरिकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारे पास कोई नहीं है। जनगणना 1931 और 1941 दोनों में जनगणना में बाहरी हस्तक्षेप की मांग के बिना जनगणना अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि गणना करने वाले उसी समुदाय से हों जिनकी उन्होंने गणना की है, जबकि विशेष मामलों में, उदाहरण के लिए असम, बंगाल और पंजाब, स्वतंत्र गणनाकारों और जनगणना अधीक्षकों को प्राथमिकता दी गई।
यूरोपीय लोगों को अक्सर बात के लिए सर्वोत्तम विकल्प के रूप में देखा जाता था। भाषा एक अन्य मुद्दा था। उदाहरण के लिए 1931 में गंजम में, जहां उड़िया और तेलुगु बोलने वालों के प्रतिशत को लेकर तनाव अधिक था, विभिन्न समूहों की याचिकाओं में उन्हें उड़िया या तेलुगु के रूप में मान्यता देने के लिए कहा गया। होम पब्लिक एफ नन 4556-31 एफ नन 171/31 एफ नन 328/31 एफ 4566-31 NAI। गंजाम डिफेंस लीग के अध्यक्ष राव साहब एन राममूर्ति ने बताया कि 1901 की जनगणना में उड़िया बोलने वालों का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत दिखाया गया था, संभवतः इसलिए क्योंकि अधिकांश गणनाकार उड़िया थे और उन्होंने उड़िया में सवालों के जवाब देने वाले सभी लोगों को उड़िया बोलने वालों के रूप में दर्ज किया था। साथ ही तथ्य यह है कि उड़िया लोगों के लिए स्कूल की फीस तेलुगु और अन्य लोगों की तुलना में लगभग आधी थी। हालांकि रिटर्न के बाहरी निरीक्षण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि एक तटस्थ अधिकारी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था। होम पब्लिक एफ नन 1 दिसंबर 1931 NAI। संक्षेप में कहें तो जनसंख्या को मापने के लिए सांस्कृतिक वर्गीकरण का उपयोग करना बेहद खतरनाक रहा है, जिससे जनगणना तीव्र राजनीति का स्रोत बन गई है, जिसका अक्सर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि केवल जाति को लोकतंत्र के लिए नकारात्मक परिणामों के रूप में चुना गया है और इसलिए इसे नहीं गिना गया है। धार्मिक रिटर्न भी समान रूप से विवादास्पद रहे हैं। 2001 की जनगणना में झारखंड में विवाद हुआ था, जिसमें RSS ने मांग की थी कि आदिवासियों को हिंदू के रूप में गिना जाए और आदिवासी नेता अपने स्वयं के धर्म, सरना धर्म, को मान्यता देने की मांग कर रहे थे। धर्म पर 2001 की जनगणना के आंकड़े, जो हिंदू लोगों की तुलना में उच्च मुस्लिम वृद्धि दर दिखाते हैं, का उपयोग RSS द्वारा यह दावा करने के लिए किया गया था कि मुस्लिम हिंदुओं की कीमत पर बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर और असम में पहले की जनगणनाओं की कमी को ध्यान में न रखते हुए आंकड़े अंततः गलत पाए गए। चिंतन और क्रिया 8.1 जनगणना में जाति को एक श्रेणी के रूप में शामिल करने से लोगों में जातिवादी पहचान को बढ़ावा मिला। चर्चा करना। परिचय। भारतीय जनगणना में एक श्रेणी के रूप में जाति को शामिल करना एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जिससे भारत में जाति की पहचान और सामाजिक गतिशीलता पर इसके प्रभाव पर बहस छिड़ गई है। यह निबंध बताता है कि जनगणना में जाति को शामिल करने ने लोगों के बीच जातिवादी पहचान को कैसे प्रभावित किया है। यह ऐतिहासिक संदर्भ, सामाजिक राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक सामंजस्य और नीति निर्माण पर समकालीन प्रभाव पर प्रकाश डालता है। एक व्यापक विश्लेषण के माध्यम से हमारा लक्ष्य इस समावेशन के बहुमुखी प्रभावों को समझना है और क्या इसने जातिवादी पहचान को कायम रखा है या सामाजिक न्याय के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है। भारत में जाति का ऐतिहासिक संदर्भ। एक सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली के रूप में जाति की भारत में गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। यह परंपरागत रूप से वर्ण और जाति से जुड़ा हुआ है, जो समाज के भीतर पदानुक्रमित विभाजन और व्यावसायिक भूमिकाओं को परिभाषित करता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने विशेषकर 1871 की भारत की जनगणना के दौरान दस्तावेजीकरण और कानूनी मान्यता के माध्यम से जाति को संस्थागत बना दिया। जाति श्रेणियों की इस औपचारिक मान्यता ने देश के सामाजिक राजनीतिक ढांचे में इसकी मजबूती के लिए आधार तैयार किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभाव। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने अपने प्रशासनिक और नृवंश विज्ञान सर्वेक्षणों के साथ जाति व्यवस्था को वर्गीकृत और संहिताबद्ध करके इसे मजबूत किया। उनकी प्रेरणाएं मुख्य रूप से प्रशासनिक थीं, जिनका उद्देश्य प्रभावी शासन और कराधान के लिए सामाजिक संरचना को समझना था। हालांकि इसने जाति भेद को भी मजबूत किया और विभिन्न संदर्भों में
अधिमान्य उपचार या भेदभाव के लिए एक आधार प्रदान किया। स्वतंत्रता के बाद का विकास। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत को जाति से गहराई से प्रभावित एक जटिल सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य विरासत में मिला। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जाति की व्यापक प्रकृति को स्वीकार करते हुए इसके भेदभावपूर्ण पहलुओं को खत्म करने की कोशिश की। 15, 17 और 46 जैसे अनुच्छेदों का उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना और जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगाना है। हालांकि सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं के कारण सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के लिए जनगणना में जाति को शामिल करना आवश्यक हो गया, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान करना था। जनगणना में जाति को शामिल करना। हर 10 साल में होने वाली भारतीय जनगणना में समय समय पर जाति को एक श्रेणी के रूप में शामिल किया जाता रहा है। इस समावेशन को लेकर बहसें बहुआयामी हैं, जो सामाजिक न्याय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जातिगत पहचान के सुदृढ़ीकरण के बारे में चिंताओं को दर्शाती हैं। समावेशन के लिए तर्क। सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण नीतियों को लागू करने के लिए जाति डेटा महत्वपूर्ण है। यह सरकार को हाशिए पर पड़े समुदायों की प्रभावी ढंग से पहचान करने और उनका समर्थन करने में सक्षम बनाता है। नीति निर्माण और कार्यान्वयन। सटीक जाति डेटा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लक्षित नीतियां तैयार करने में मदद करता है। यह जाति आधारित असमानताओं को पाटने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं की प्रगति की निगरानी में असमानताओं और सहायता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अनुसंधान और विश्लेषण। सामाजिक वैज्ञानिक और शोधकर्ता सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए जाति डेटा पर भरोसा करते हैं। यह विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और उन पर नीतियों के प्रभाव को समझने में सहायता करता है। समावेशन के विरुद्ध तर्क। जातिगत पहचान को सुदृढ़ करना। जनगणना में जाति दर्ज करने से लोगों में जातिगत चेतना कायम हो सकती है, जिससे एक मजबूत जातिवादी पहचान बन सकती है। यह जाति मुक्त समाज प्राप्त करने के प्रयासों को कमजोर कर सकता है। राजनीतिक शोषण। राजनीतिक लाभ के लिए जातिगत आंकड़ों में हेरफेर किया जा सकता है, जिससे विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है। राजनीतिक दल अक्सर वोट जुटाने के लिए जाति को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं, जो जाति आधारित विभाजन को गहरा कर सकता है। गोपनीयता और सामाजिक सद्भाव। जाति डेटा का संग्रह गोपनीयता और जानकारी के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता पैदा करता है। यदि कुछ समूह वंचित या गलत प्रतिनिधित्व महसूस करते हैं, तो इससे सामाजिक तनाव और संघर्ष भी हो सकता है। जातिवादी पहचान पर प्रभाव। जनगणना में जाति को शामिल करने का भारत में जातिवादी पहचान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। जहां इसने सकारात्मक कार्रवाई और नीति निर्माण को सुविधाजनक बनाया है, वहीं इसने लोगों के बीच जातिगत चेतना को भी मजबूत किया है। सकारात्मक कार्रवाई और सशक्तिकरण। जाति संबंधी आंकड़ों का सकारात्मक प्रभाव ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण में स्पष्ट है। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण ने सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक सुधार के अवसर प्रदान किए हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, जो एक अधिक समावेशी समाज में योगदान दे रहा है। जातिगत चेतना को कायम रखना। हालांकि जाति का दस्तावेजीकरण जाति की पहचान को भी सुदृढ़ कर सकता है। जब लोग जनगणना में जाति के आधार पर अपनी पहचान बताते हैं, तो यह एक विशेष सामाजिक समूह से उनकी संबद्धता की पुष्टि करता है। यह जाति की धारणा को पहचान की एक परिभाषित विशेषता के रूप में कायम रख सकता है, जो जातिगत भेदभाव से परे जाने के प्रयासों का प्रतिकार करता है। राजनीतिक प्रभाव।
जाति आधारित डेटा के महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ हैं। राजनीतिक दल अक्सर चुनावी रणनीतियों को आकार देने के लिए जाति जनसांख्यिकी का उपयोग करते हैं, जिससे जाति पहचान का राजनीतिकरण होता है। इसके परिणामस्वरूप वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, जहां पार्टियां चुनावी सफलता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट जाति समूहों को बढ़ावा देती हैं, जिससे जाति विभाजन मजबूत होता है। सामाजिक गतिशीलता और अंतर्जातीय संबंध। जाति का दस्तावेजीकरण सामाजिक गतिशीलता और अंतर्जातीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है। कुछ मामलों में यह विभिन्न जाति समूहों के बीच तनाव को बढ़ा सकता है, खासकर जब संसाधनों और अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा की बात आती है। इसके विपरीत, जाति डेटा की दृश्यता हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच एकजुटता को भी बढ़ावा दे सकती है, जिससे जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देने के उद्देश्य से सामूहिक कार्रवाई और सामाजिक आंदोलनों को बढ़ावा मिल सकता है। समसामयिक परिप्रेक्ष्य। समकालीन भारत में जनगणना में जाति को शामिल करने पर बहस जारी है। 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SICC एक ऐतिहासिक घटना थी, जो दशकों के बाद व्यापक जाति डेटा प्रदान करती थी। हालांकि 2021 की जनगणना में जाति को शामिल किया जाए या नहीं, इस पर नए सिरे से बहस देखी गई है, जो जातिवादी पहचान पर इसके प्रभाव के बारे में चल रही चिंताओं को दर्शाता है। सामाजिक आर्थिक असमानताएं। SICC के जातिगत आंकड़ों ने विभिन्न जाति समूहों के बीच लगातार सामाजिक आर्थिक असमानताओं को उजागर किया है। यह इन असमानताओं को दूर करने के लिए लक्षित नीतियों की आवश्यकता पर जोर देता है। आंकड़ों से पता चलता है कि सकारात्मक कार्रवाई के बावजूद कई हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल और तकनीकी प्रगति। डिजिटल युग जाति डेटा संग्रह के लिए नए अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करता है। उन्नत डेटा विश्लेषण सामाजिक आर्थिक स्थितियों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और अधिक प्रभावी नीतियां बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंताएं सर्वोपरि बनी हुई हैं, विशेष रूप से जाति संबंधी जानकारी की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए। वैश्विक तुलना। यह जांचना कि अन्य देश सामाजिक स्तरीकरण के समान मुद्दों को कैसे संभालते हैं, मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय और जातीय डेटा संग्रह की पहचान की राजनीति और सामाजिक न्याय के लिए जटिलताओं और निहितार्थों का अपना सेट है। इन अनुभवों की तुलना से जाति संबंधी आंकड़ों और इसके सामाजिक राजनीतिक प्रभावों के बारे में भारत के दृष्टिकोण की जानकारी मिल सकती है। निष्कर्ष। जनगणना में जाति को एक श्रेणी के रूप में शामिल करने से भारत के लोगों के बीच जातिवादी पहचान पर निर्विवाद रूप से प्रभाव पड़ा है। हालांकि इसने सामाजिक न्याय के उद्देश्य से सकारात्मक कार्रवाई और सूचित नीति निर्माण को सक्षम किया है। इसने जाति चेतना को भी मजबूत किया है और जाति आधारित राजनीति को सुविधाजनक बनाया है। जाति आधारित विभाजन को कम करने के लक्ष्य के साथ सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए सटीक डेटा की आवश्यकता को संतुलित करना चुनौती है। चूंकि भारत सामाजिक स्तरीकरण और असमानता के मुद्दों से जूझ रहा है, इसलिए जनगणना में जाति डेटा की भूमिका एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय बनी रहेगी। एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण जो लाभ और कमियों दोनों पर विचार करता है, आवश्यक है। जनगणना में जाति का भविष्य चल रही बातचीत, नीतिगत नवाचार और ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करते हुए जातिवादी पहचान को पार करने की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा, जिस पर इस पर विचार करना आवश्यक है। जाति को समझने पर जनगणना का प्रभाव। ऐतिहासिक रूप से मानव विज्ञान और जनसांख्यिकी का गहरा संबंध रहा है। जैसा कि कोहन ने कहा,
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1950 तक भारतीय जाति व्यवस्था की प्रकृति, संरचना और कार्यप्रणाली पर विद्वानों और वैज्ञानिकों के विचार मुख्य रूप से जनगणना कार्यों के डेटा और विचारों से आकार लेते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि 1880 से 1950 तक जाति व्यवस्था पर अधिकांश कार्य उन अधिकारियों द्वारा लिखे गए थे जिन्होंने या तो भारत के लिए या किसी प्रांत के लिए जनगणना अधीक्षक के रूप में कार्य किया था। जनगणना ने नृवंश विज्ञान डेटा पर राज्य वित्त पोषित अनुसंधान का अवसर प्रदान किया जब पेशेवर मानव विज्ञानी के लिए कुछ अवसर थे। जनगणना के हिस्से के रूप में किए गए मानवशास्त्रीय अध्ययनों की सूची के लिए पद्मनाभ 1978 देखें, जिसमें विशिष्ट जातियों और जनजातियों पर मोनोग्राफ, मेलों के सर्वेक्षण शामिल हैं, और त्योहार, भाषाई अध्ययन और गांवों और शहरी क्षेत्रों के सामाजिकार्थिक सर्वेक्षण। हालांकि 1941 तक जनगणना आयुक्त दोनों क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जनगणना से मानव विज्ञान को अलग करने की वकालत कर रहे थे। एक व्यापक धारणा मौजूद है कि भारतीय जनगणना का मुख्य उद्देश्य मानव विज्ञान है। इस अत्यधिक सहयोग का एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम मानव विज्ञान के साथ जनगणना का उद्देश्य देशव्यापी निर्धारण के मूल महत्व को अस्पष्ट करना था, जिसे अब तक जनगणना ही सुरक्षित करने का एकमात्र साधन थी। इसने भारत में मानवशास्त्रीय कार्य के उचित विचार और वित्तपोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला होगा। इस तरह का काम साल दर साल किया जाना चाहिए और इसे 10 वर्षीय आक्षेप की निर्मित अवधि में मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जनगणना का एक परिणाम बुनियादी स्तर और बड़े एकत्रीकरण दोनों पर पहचाने जाने योग्य मानदंडों की आवश्यकता थी। जैसा कि पंत कहते हैं, जाति का पर्याप्तीकरण, एक जाति एक इकाई बन गई, एक नाम कई सदस्यों से बनी, भौतिक विशेषताएं, सांस्कृतिक प्रथाएं, कब्जा किया गया क्षेत्र, संक्षेप में एक सामाजिक समूह के बारे में सभी जानकारी के योग से, जो कई सर्वेक्षणों और विभिन्न उत्तरदाताओं से एकत्र की गई थी, जिनके सामाजिक दृष्टिकोण आवश्यक रूप से सामान्य नहीं थे। जाति के अधिकांश अध्ययनों पर यह प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, जाति, व्यवसाय, सांस्कृतिक पारिस्थितिक स्पष्टीकरण पर काफी बहस हुई है। जातियों की परिभाषित विशेषताएं, उदाहरण के लिए अंतर्विवाह, सहभोजिता पर प्रतिबंध, जाति की प्रभावी इकाई, उपजाति, जाति समूह, वर्ण, जाति रैंकिंग के अंतर्निहित सिद्धांत, शुद्धता प्रदूषण, अंतःक्रियात्मक, जाति व्यवस्था के भीतर और उसके विरुद्ध गतिशीलता, संस्कृतिकरण की अवधारणा, प्रमुख जाति अनुकरण, पश्चिमीकरण, भारतीय मूल्यों की पुष्टि आदि। क्या जाति भारत के लिए विशिष्ट है या क्या यह स्तरीकरण का एक सीमित रूप है, और क्या जाति का प्रतिरोध केवल उसकी अपनी श्रेणियों के भीतर ही हो सकता है या समग्र रूप से जाति व्यवस्था के विरुद्ध हो सकता है? इन सभी में मौजूदा जातियों को दी गई इकाइयों के रूप में लिया जाता है। इसके बजाय हमें ऐसे अध्ययनों की आवश्यकता है जो इस बात की जांच करें कि व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक विकास के जवाब में एक प्रणाली के रूप में जाति और व्यक्तिगत जातियों की संरचना कैसे बदलती है। चिंतन और क्रिया 8.2 क्या जनगणना कार्यों में जाति एक प्रासंगिक समाजशास्त्रीय श्रेणी है? चर्चा करना। चिंतन और कार्रवाई 8.2 क्या जनगणना कार्यों में जाति एक प्रासंगिक समाजशास्त्रीय श्रेणी है? परिचय। जाति भारत में एक गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली, लंबे समय से समाजशास्त्रीय जांच और बहस का विषय रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के एक छात्र के रूप में जनगणना कार्यों में जाति एक प्रासंगिक समाजशास्त्रीय श्रेणी बनी हुई है या नहीं, इसकी जांच के लिए ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों की बहुमुखी खोज की आवश्यकता है। यह प्रवचन भारतीय जनगणना में जाति की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है। नीति निर्माण,
सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए इसके निहितार्थ की जांच करता है। भारत में जाति का ऐतिहासिक संदर्भ। भारत में जाति व्यवस्था, जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में निहित है, समाज को व्यवसाय और पारिवारिक वंश के आधार पर पदानुक्रमित समूहों में विभाजित करती है। परंपरागत रूप से ये समूह, जिन्हें वर्ण के नाम से जाना जाता है और बाद में जातियों में विभाजित किया गया, किसी की सामाजिक स्थिति, व्यवसाय और वैवाहिक संभावनाओं को निर्धारित करते थे। स्वतंत्रता के बाद जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के संवैधानिक प्रयासों के बावजूद इस प्रणाली के अवशेष भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते रहे हैं। जनगणना कार्यों में जाति ऐतिहासिक अवलोकन। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने पहली बार 19वीं सदी के जनगणना कार्यों में जाति गणना की शुरुआत की। ये प्रयास विविध भारतीय आबादी को समझने और नियंत्रित करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा थे। जाति आधारित जनगणना के आंकड़े फूट डालो और राज करो की औपनिवेशिक रणनीति में सहायक थे। हालांकि आजादी के बाद जनगणना में जाति गणना एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। 1931 की जनगणना विस्तृत जातिवार गणना को शामिल करने वाली आखिरी जनगणना थी। तब से जनगणना में जाति को फिर से शामिल करने पर बहस जारी है, जो गहरी सामाजिक जटिलताओं और राजनीतिक विचारों को दर्शाती है। समसामयिक जनगणना कार्यों में जाति की प्रासंगिकता। नीति निर्माण और कार्यान्वयन। सामाजिक न्याय और समानता के उद्देश्य से नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जाति संबंधी डेटा महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण जैसे कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए सटीक जाति डेटा पर निर्भर करते हैं कि लाभ अपेक्षित आबादी तक पहुंचे। अद्यतन जाति डेटा की अनुपस्थिति इन नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने और आवश्यक समायोजन करने की क्षमता में बाधा डालती है। सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई। जाति आधारित असमानताएं भेदभाव, आर्थिक असमानता और सामाजिक बहिष्कार सहित विभिन्न रूपों में बनी रहती है। जनगणना में जाति की गणना करने से इन असमानताओं की सीमा और प्रकृति की पहचान करने में मदद मिलती है। यह सकारात्मक कार्रवाई और अन्य उपचारात्मक उपायों के लिए आधार प्रदान करता है। डेटा हाशिए पर रहने वाले समुदायों की प्रगति को ट्रैक करने में मदद कर सकता है, जिससे सामाजिक न्याय के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत किया जा सकता है। आर्थिक विश्लेषण और विकास योजना। जाति आय, रोजगार और शिक्षा जैसे आर्थिक चरों से जुड़ी हुई है। व्यापक आर्थिक विश्लेषण और विकास योजना के लिए इन अंतर संबंधों को समझना महत्वपूर्ण है। जाति आधारित डेटा आर्थिक असमानताओं का विस्तृत विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है, वंचित समुदायों के उत्थान के लिए लक्षित हस्तक्षेप और संसाधन आवंटन की जानकारी देता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई राजनीतिक दल समर्थन जुटाने के लिए जातिगत पहचान की अपील करते हैं। निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सटीक जाति डेटा आवश्यक है। यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में सहायता करता है और यह सुनिश्चित करता है कि एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें उनकी आबादी के अनुपात में हों। समाजशास्त्रीय अनुसंधान। समाजशास्त्रियों के लिए भारत में सामाजिक गतिशीलता और सांस्कृतिक प्रथाओं को समझने के लिए जाति एक प्रासंगिक श्रेणी बनी हुई है। जनगणना के आंकड़े सामाजिक स्तरीकरण, गतिशीलता और परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करते हैं। यह समय के साथ जनसांख्यिकीय बदलाव और सामाजिक-आर्थिक नीतियों के प्रभाव को ट्रैक करने में मदद करता है। चुनौतियां और विवाद। राजनीतिक संवेदनशीलताएं। जाति गणना राजनीतिक संवेदनाओं से भरी है।
जनगणना में जाति को शामिल करने या बाहर करने में विभिन्न राजनीतिक समूहों की अलग अलग हिस्सेदारी है। ऐसी आशंका है कि जाति आधारित डेटा सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकता है और राजनीतिक हेरफेर को जन्म दे सकता है। सटीक डेटा की आवश्यकता के साथ इन चिंताओं को संतुलित करना एक जटिल चुनौती है। जटिलता और सटीकता। जाति की पहचान की व्यापक विविधता और जाति संबद्धता की तरल प्रकृति के कारण जाति की सटीक गणना करना एक कठिन काम है। गलत रिपोर्टिंग और स्वयं की पहचान में भिन्नता डेटा की सटीकता से समझौता कर सकती है। क्षेत्रीय विविधताओं और आंतरिक पदानुक्रमों के साथ जाति व्यवस्था की जटिलता चुनौती को बढ़ा देती है। सामाजिक कलंक और पहचान। कुछ व्यक्तियों के लिए जाति की पहचान सामाजिक कलंक का एक स्रोत है। जाति गणना की प्रक्रिया इन कलंकों को मजबूत कर सकती है और व्यक्तिगत गरिमा को प्रभावित कर सकती है। इसके विपरीत दूसरों के लिए जाति की पहचान सामाजिक और राजनीतिक पूंजी का एक स्रोत है। जनगणना में जाति पर चर्चा में इन भिन्न दृष्टिकोणों को संतुलित करना आवश्यक है। केस अध्ययन और तुलनात्मक विश्लेषण। सामाजिक स्तरीकरण प्रणालियों के साथ अन्य देशों के अनुभवों की जांच करने से मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिल सकती है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी जनगणना में नस्ल और जातीयता को शामिल करता है, जो सकारात्मक कार्रवाई और भेदभाव विरोधी कानूनों पर नीतियों को सूचित करता है। इसी तरह भारत में जाति डेटा का संग्रह सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए संदर्भ विशिष्ट नीतियों को डिजाइन करने में सहायता कर सकता है। निष्कर्ष। भारतीय संदर्भ में जाति एक प्रासंगिक समाजशास्त्रीय श्रेणी बनी हुई है और जनगणना कार्यों में इसका समावेश सूचित नीति निर्माण, सामाजिक न्याय और समान विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि चुनौतियां मौजूद हैं, उन्हें सावधानीपूर्वक योजना, मजबूत कार्यप्रणाली और नैतिक विचारों के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से कम किया जा सकता है। जाति संबंधी आंकड़ों की सटीक गणना ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने और अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम कर सकती है। शब्द संख्या 1070। असाइनमेंट की 1500 शब्दों से अधिक की आवश्यकता को देखते हुए और अधिक विस्तार आवश्यक है। प्रारंभिक विश्लेषण पर निम्नलिखित अनुभागों का विस्तार होगा। जाति गणना में प्रौद्योगिकी की भूमिका। प्रौद्योगिकी में प्रगति जाति गणना की सटीकता और दक्षता को बढ़ा सकती है। डिजिटल उपकरण और डेटा एनालिटिक्स डेटा संग्रह और प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। उत्तरदाताओं की गुमनामी और गोपनीयता सुनिश्चित करने से गोपनीयता और डेटा के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को कम किया जा सकता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी अन्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के साथ जाति डेटा के एकीकरण की सुविधा प्रदान कर सकती है, जो सामाजिक रुझानों का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक उपलब्धि में असमानताओं को समझने के लिए जाति संबंधी आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। वे लक्षित हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करते हुए शिक्षा प्रणाली में बहिष्कार और भेदभाव के पैटर्न को प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एससी, एसटी और ओबीसी की शैक्षिक स्थिति का डेटा छात्रवृत्ति, आरक्षण और समावेशी पाठ्यक्रम पर नीतियों को सूचित कर सकता है। शैक्षिक असमानताओं को संबोधित करना गरीबी और सामाजिक हाशिए के चक्र को तोड़ने की कुंजी है। स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और परिणाम। स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और परिणामों में जाति आधारित असमानताएं अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। जाति पर जनगणना के आंकड़े इन असमानताओं को उजागर कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य योजनाकारों को समावेशी स्वास्थ्य देखभाल नीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, हाशिए पर पड़ी जातियों की स्वास्थ्य स्थिति पर डेटा वंचित क्षेत्रों में संसाधनों के आवंटन, सांस्कृतिक योग्यता में स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण और विशिष्ट समुदायों के अनुरूप स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के विकास का मार्गदर्शन कर सकता है। शहरीकरण और प्रवासन पैटर्न।
जाति शहरीकरण और प्रवासन पैटर्न को प्रभावित करती है। जनगणना के आंकड़ों से पता चल सकता है कि विभिन्न जाति समूह शहरी स्थानों पर कैसे रहते हैं और उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह जानकारी शहरी योजनाकारों के लिए विविध आबादी को समायोजित करने वाले समावेशी शहरों को डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण है। आवास, रोजगार और सामाजिक सेवाओं पर नीतियों को जाति आधारित प्रवासियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने, शहरी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में उनके एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जा सकता है। अंतर्जातीय संबंध और सामाजिक सामंजस्य। सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्जातीय संबंधों को समझना आवश्यक है। जनगणना के आंकड़े अंतर्जातीय विवाह, सामाजिक संपर्क और सामुदायिक गतिशीलता के पैटर्न में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। ऐसा डेटा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और जाति आधारित तनाव को कम करने के उद्देश्य से नीतियों को सूचित कर सकता है। सामुदायिक संवाद, अंतर्जातीय आदान प्रदान और समावेशी सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी पहलों को जनगणना के आंकड़ों के अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर डिजाइन किया जा सकता है। आर्थिक गतिशीलता और जाति। आर्थिक गतिशीलता का जाति से गहरा संबंध है। जनगणना के आंकड़े इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि विभिन्न जाति समूह आर्थिक अवसरों और बाधाओं का अनुभव कैसे करते हैं। यह जानकारी उन नीतियों को डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण है जो आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा देती हैं और जाति आधारित आर्थिक असमानताओं को कम करती हैं। हाशिए पर पड़ी जातियों की आर्थिक आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए उद्यमिता, कौशल विकास और ऋण तक पहुंच पर कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। पर्यावरण न्याय और जाति। पर्यावरणीय न्याय एक उभरता हुआ क्षेत्र है जहां जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाशिए पर रहने वाली जातियां अक्सर पर्यावरणीय रूप से खराब क्षेत्रों में रहती हैं और पर्यावरणीय खतरों के अनुपातहीन जोखिम का सामना करती हैं। जाति पर जनगणना के आंकड़े उन पर्यावरणीय नीतियों को सूचित कर सकते हैं जो इन समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देती हैं। हाशिए पर मौजूद जातियों के सामने आने वाली विशिष्ट पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण पर पहल की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। अन्य देशों में समान प्रथाओं के साथ जाति गणना की तुलना मूल्यवान सबक प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए, ब्राजील की जनगणना में नस्ल को शामिल करने से सकारात्मक कार्रवाई नीतियों और भेदभाव विरोधी उपायों की जानकारी मिली है। इसी तरह, भारत में जाति डेटा संदर्भ विशिष्ट नीतियों को सूचित कर सकता है जो सामाजिक असमानताओं को संबोधित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान का आदान प्रदान जटिल सामाजिक वास्तविकताओं को पकड़ने के लिए जनगणना कार्यों की क्षमता को बढ़ा सकता है। नैतिक प्रतिपूर्ति। जाति गणना में नैतिक विचार सर्वोपरि है। उत्तरदाताओं की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। डेटा संग्रह में सूचित सहमति, गोपनीयता और संवेदनशीलता आवश्यक सिद्धांत है। नागरिक समाज संगठनों, सामुदायिक नेताओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जाति गणना नैतिक और पारदर्शी तरीके से की जाए। भविष्य की दिशाएं। आगे देखते हुए, जनगणना कार्यों में जाति को शामिल करना सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव, जनगणना पद्धतियों की नियमित समीक्षा और अन्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के साथ जाति डेटा का एकीकरण महत्वपूर्ण है। अंततः, लक्ष्य एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज बनाना है जहां जाति अब किसी के अवसरों और जीवन की संभावनाओं को निर्धारित नहीं करती है। निष्कर्ष विस्तारित। निष्कर्षतः, भारत के जनगणना कार्यों में जाति एक प्रासंगिक समाजशास्त्रीय श्रेणी बनी हुई है। इसका समावेश सूचित नीति निर्माण, सामाजिक न्याय और समान विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि चुनौतियां मौजूद हैं, उन्हें तकनीकी प्रगति, मजबूत कार्यप्रणाली,
नैतिक विचारों और निरंतर हितधारक जुड़ाव के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। सटीक जाति डेटा ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करने और अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम कर सकता है। जाति की जटिलता और विविधता को अपनाकर जनगणना कार्य एक ऐसे भारत के दृष्टिकोण में योगदान दे सकता है जहां सभी के लिए सामाजिक न्याय और समानता का एहसास हो। 8.5 जनगणना में जाति को शामिल करने पर बहस। जनगणना में जाति की गिनती सहित हर प्रशासनिक कार्रवाई में अलग अलग लोगों के लिए फायदे और नुकसान होते हैं। जाति गणना के आलोचकों का तर्क है कि वर्तमान जाति तनाव के साथ साथ जनगणना के दौरान जाति लामबंदी के पिछले अनुभवों से पता चलता है कि एक नई गणना से नई लामबंदी होगी और जाति की पहचान और मजबूत होगी। उनका मानना है कि यह लामबंदी डेटा गुणवत्ता को भी बर्बाद कर देगी। दरअसल, जनगणना द्वारा एकत्र किए गए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आंकड़े पहले से ही राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित हैं। सिंह का कहना है कि आरक्षण का लाभ पाने के लिए एससी या एसटी का दर्जा चाहने वाले समुदायों के लगभग 1000 अदालती मामले लंबित हैं। हालांकि अन्य संदर्भों में ये समुदाय उच्च अनुष्ठान स्थिति का दावा करते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों का तर्क है कि कई नामों और शब्दों के इस्तेमाल के अलग-अलग तरीकों के कारण जाति डेटा एकत्र करना मुश्किल है। यह समस्या प्रवासन, आधुनिक नौकरियों, अंतर्जातीय विवाह आदि से और भी बदतर हो गई है। इस प्रकार राष्ट्र को लागत के कारण नुकसान हो सकता है, बढ़ा हुआ सामाजिक संघर्ष और अविश्वसनीय डेटा। जाति गणना के समर्थकों का तर्क है कि जाति का माप न करना उच्च जाति के हितों की रक्षा करता है, जबकि राष्ट्रीय हित की सेवा का दिखावा करता है। 1948 में भी जब व्यापक जाति डेटा संग्रह बंद कर दिया गया था, तब भी कुछ लोग असहमत थे। उदाहरण के लिए पीएस देशमुख ने तर्क दिया कि लोगों से जाति उन्मूलन की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी और कुछ लोग जाति मुक्ति के नाम पर अपना शोषण जारी रखना चाहते हैं। उनका मानना था कि सभी लोगों की प्रगति पर नजर रखने के लिए जनगणना कार्य महत्वपूर्ण थे। जाति जनगणना के लिए मुख्य प्रोत्साहन पिछड़ा वर्ग आयोगों से आता है, जिन्हें अपने कार्यों को करने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी शब्द आम हो गया है, जो उन समूहों को संदर्भित करता है जो एससी या एसटी में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। हालांकि संविधान में वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन आम तौर पर इसका मतलब कुछ जातियों से समझा जाता है। जनगणना में जाति को शामिल किया जाए या नहीं, इसकी दुविधा जाति या आर्थिक मानदंडों के आधार पर पिछड़ेपन को परिभाषित करने की बहस को प्रतिबिंबित करती है। उदाहरण के लिए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसने जाति के आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान की, के अध्यक्ष ने बाद में इसकी सिफारिशों को खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि पिछड़ेपन को परिभाषित करने के लिए जाति का उपयोग करने से जातिविहीन समाज के निर्माण में बाधा आती है और इसके बजाय आवासीय, आर्थिक, शिक्षा और सांस्कृतिक मानदंडों का उपयोग करने की सिफारिश की गई। पिछड़ा वर्ग आयोगों को नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और कल्याण योजनाओं में आरक्षण के लिए पिछड़े वर्गों की सूची की पहचान करने की आवश्यकता है। जनगणना डेटा के बिना उन्होंने 1931 की जनगणना के डेटा का उपयोग किया है, अपने स्वयं के सर्वेक्षण किए हैं, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों से डेटा एकत्र किया है और व्यक्तियों और समूहों से प्रस्तुतियां आमंत्रित की हैं। हालांकि इस द्वितीयक डेटा की अभी भी आवश्यकता होगी। अद्यतन जनगणना डेटा कार्य को सरल बना देगा। जनगणना के आंकड़ों से ओबीसी की सूची को अद्यतन करने, नई जातियों को प्रवेश देने और अन्य को बाहर करने में मदद मिलेगी। हालांकि किसी समूह को लाभार्थी सूची से हटाना राजनीतिक रूप से कठिन है और कोई भी राज्य सरकार इसमें सफल नहीं रही है।
बिना अधिक राजनीतिक प्रभाव वाली छोटी जातियां इस प्रक्रिया में हार जाती हैं। समर्थकों का यह भी तर्क है कि जाति डेटा से योजना बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि स्कूलों या स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सेवाओं के लिए पिछड़े समूहों को लक्षित करने के लिए ब्लॉक स्तरीय या जिला स्तरीय डेटा की आवश्यकता होती है। हालांकि डेटा और वास्तविक सेवाओं के बीच संबंध संदिग्ध है। अध्ययनों से पता चलता है कि स्थानीय शक्तिशाली समूहों को यह तय करने की जरूरत नहीं है कि स्कूल कहाँ स्थापित किए जाए। उदाहरण के लिए, पी साईनाथ ने दिखाया कि मतदान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ऊंची जातियां कैसे सुनिश्चित करती हैं कि गांव का स्कूल उनके क्षेत्र में हो। इसी तरह अनुसूचित जनजातियों पर उपलब्ध डेटा के बावजूद आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी से पता चलता है कि डेटा की कमी नहीं, बल्कि अन्य कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी ओर, जाति जनगणना के आंकड़े कुछ समूहों के लिए सुविधाओं की कमी के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ा सकते हैं, जबकि किसी को बुनियादी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए नागरिक की जाति जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां सरकार सार्वभौमिक प्रावधान का दावा करती है, यह डेटा उपयोगी हो सकता है। यदि जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालयों के बावजूद कुछ जातियों को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो यह चिंता और संभावित लामबंदी का कारण है। जाति गणना के विरोधियों को चिंता है कि इससे लामबंदी होगी और पहचान सख्त होगी, जबकि समर्थक इसे असमानता को चुनौती देने और अंततः जाति को खत्म करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। जबकि विरोधियों को असहनीय सार्वजनिक कार्रवाई का डर है, समर्थकों का सरकार और डेटा के उपयोग के बारे में आशावादी दृष्टिकोण है। यदि जनगणना से जाति को कम करने में मदद मिलती है, तो यह डेटा का उपयोग करके सार्वजनिक लामबंदी के कारण होगा, न कि राज्य के कारण। चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि जातिवादी पार्टियों द्वारा डेटा का दुरुपयोग न किया जाए या राजनीति को विभाजित करने के लिए इसका उपयोग न किया जाए। इस इकाई की सामग्री का एक बड़ा संस्करण नंदिनी सुंदर 1999 के लेख द इंडियन सेंसस आइडेंटिटी एंड इनइक्वलिटी में है। चिंतन और क्रिया 8.3। क्या आपको लगता है कि जाति को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? चिंतन और कार्रवाई 8.3। क्या जाति को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए? यह सवाल कि क्या जाति को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए भारत में एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जिसमें ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम शामिल हैं। भारत जैसे विविध और स्तरीकृत समाज में जनगणना में जाति को शामिल करने के निहितार्थ बहुत गहरे हैं। यह निबंध ऐतिहासिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं, राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक न्याय और नीति निर्माण के लिए संभावित निहितार्थों पर विचार करते हुए जनगणना में जाति को शामिल करने के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्कों का पता लगाएगा। ऐतिहासिक संदर्भ। सहस्राब्दियों से जाति भारतीय समाज की एक परिभाषित विशेषता रही है। जाति व्यवस्था अपनी कठोर पदानुक्रमित संरचना के साथ ऐतिहासिक रूप से भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को निर्धारित करती है। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने भारत की सामाजिक संरचना में इसके महत्व को पहचानते हुए पहली बार 1871 में जनगणना में जाति को शामिल किया। यह प्रथा 1931 तक जारी रही। हालांकि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने सकारात्मक मुद्दों को संबोधित करने के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसी व्यापक सामाजिक श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस प्रथा को बंद कर दिया। कार्रवाई और सामाजिक न्याय। 1947 के बाद जनगणना से जाति का बहिष्कार एक आधुनिक, समतावादी भारत की दृष्टि से प्रभावित था, जैसा कि डॉक्टर बी.आर. जैसे नेताओं ने कल्पना की थी। अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू,
जिन्होंने जाति की कठोरता को कम करने की कोशिश की। हालांकि जाति भारत के सामाजिक ताने-बाने में गहराई से जमी हुई है, जो राजनीति, शिक्षा, विवाह और रोजगार सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। जनगणना में जाति को शामिल करने के पक्ष में तर्क। नीति निर्माण के लिए व्यापक डेटा। जनगणना में जाति को शामिल करने से विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर व्यापक और सटीक डेटा उपलब्ध होगा। यह डेटा सामाजिक उत्थान और आर्थिक विकास के उद्देश्य से प्रभावी नीतियां बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सटीक जाति डेटा सरकार को सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के प्रभाव का आकलन करने और संसाधन आवंटन के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम करेगा, जिससे असमानताओं को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकेगा। भेदभाव को संबोधित करना। कानूनी उपायों और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के बावजूद जाति आधारित भेदभाव विभिन्न रूपों में जारी है। विस्तृत जाति डेटा उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा जहां भेदभाव सबसे अधिक प्रचलित है और लक्षित हस्तक्षेप की अनुमति देगा। उदाहरण के लिए, दलितों और ओबीसी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर डेटा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में असमानताओं को उजागर कर सकता है, जिससे सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाना। विस्तृत जाति डेटा हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों का ठोस सबूत प्रदान करके सशक्त बना सकता है। इससे न्याय, प्रतिनिधित्व और समान अवसरों की उनकी मांग मजबूत हो सकती है। उनकी जनसांख्यिकीय ताकत और सामाजिक आर्थिक स्थिति का ज्ञान इन समुदायों को अपने अधिकारों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से वकालत करने में मदद कर सकता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनगणना में जाति को शामिल करने से विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की जनसांख्यिकीय संरचना की स्पष्ट तस्वीर मिल सकती है, जिससे अधिक न्यायसंगत राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो सकेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों को इस तरह से तैयार किया जाए जो वास्तविक जनसांख्यिकीय संरचना को प्रतिबिंबित करे और निष्पक्ष राजनीतिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे। शैक्षणिक और समाजशास्त्रीय अनुसंधान। समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और अन्य शोधकर्ता विस्तृत जाति डेटा से अत्यधिक लाभान्वित हो सकते हैं। इस तरह के डेटा से समकालीन भारत में जाति की गतिशीलता की समझ बढ़ेगी, जिससे अधिक सूक्ष्म और व्यापक शोध की सुविधा मिलेगी। यह बदले में सार्वजनिक बहस और नीति निर्माण को सूचित कर सकता है। प्रगति की निगरानी। सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रगति की निगरानी के लिए समय के साथ विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन पर नजर रखना आवश्यक है। जनगणना में जाति को शामिल करने से विभिन्न जाति समूहों की स्थितियों में सुधार या गिरावट को मापने के लिए आधार रेखा प्रदान की जाएगी, जिससे नीतिगत समायोजन का मार्गदर्शन मिलेगा। जनगणना में जाति को शामिल करने के खिलाफ तर्क। जातिगत पहचान को सुदृढ़ करना। जनगणना में जाति को शामिल करने के खिलाफ प्राथमिक तर्कों में से एक यह है कि यह जाति की पहचान को मजबूत कर सकता है और जाति व्यवस्था को कायम रख सकता है। जाति को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और दर्ज करने से राज्य अनजाने में जाति विभाजन को मजबूत कर सकता है, जो जातिविहीन समाज को प्राप्त करने के लक्ष्य के विपरीत है। दुरुपयोग का जोखिम। राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए विस्तृत जाति डेटा का दुरुपयोग किया जा सकता है। राजनेता वोट बैंक की राजनीति में शामिल होने के लिए जातिगत डेटा का फायदा उठा सकते हैं, जिससे समाज का जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण हो सकता है। यह जोखिम है कि इस तरह के डेटा का उपयोग जाति आधारित तनाव और संघर्ष को बढ़ावा देने, सामाजिक सद्भाव को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है। प्रशासनिक चुनौतियां। सटीक जाति डेटा एकत्र करना एक जटिल और संवेदनशील कार्य है। भारत में हजारों जातियां और उपजातियां हैं और उन्हें सटीक रूप से वर्गीकृत और रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण प्रशासनिक चुनौतियां हैं।
गलत रिपोर्टिंग, गलत वर्गीकरण और तार्किक कठिनाइयां डेटा की विश्वसनीयता से समझौता कर सकती हैं। सुरक्षा की सोच। जनगणना में जाति को शामिल करने से गोपनीयता संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं। भेदभाव या कलंक लगने के डर से व्यक्ति अपनी जाति की पहचान का खुलासा करने में अनिच्छुक हो सकते हैं। ऐसे संवेदनशील डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है और किसी भी उल्लंघन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सामाजिकार्थिक संकेतकों पर ध्यान दें। आलोचकों का तर्क है कि जाति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जनगणना को आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय जैसे सामाजिकार्थिक संकेतकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये संकेतक किसी व्यक्ति की सामाजिकार्थिक स्थिति का अधिक प्रत्यक्ष माप प्रदान करते हैं और जाति की पहचान को मजबूत किए बिना गरीबी और असमानता को कम करने के उद्देश्य से नीतियों को सूचित कर सकते हैं। प्रतिक्रिया की संभावना। जनगणना में जाति को शामिल करने से विभिन्न वर्गों में प्रतिक्रिया हो सकती है। समाज के कुछ वर्ग, विशेष रूप से ऊंची जातियां, इसे सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को और मजबूत करने के प्रयास के रूप में देख सकती हैं, जिन्हें वे भेदभावपूर्ण मानते हैं। इससे सामाजिक अशांति और जनगणना प्रक्रिया में प्रतिरोध हो सकता है। तर्कों को संतुलित करना। जनगणना में जाति को शामिल करने के निर्णय के लिए लाभ और कमियों के सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता है। जबकि समावेशन के तर्क सामाजिकार्थिक असमानताओं को दूर करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सटीक डेटा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, वहीं विपक्ष में तर्क जाति की पहचान को मजबूत करने के जोखिम और दुरुपयोग और सामाजिक अशांति की संभावना पर जोर देते हैं। निष्कर्ष। इसमें शामिल जटिलताओं को देखते हुए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण आवश्यक है। एक संभावित समाधान यह हो सकता है कि जाति डेटा को इस तरीके से एकत्र किया जाए जिससे जाति की पहचान को मजबूत करने के जोखिम कम हो जाएं। उदाहरण के लिए, डेटा एकत्र किया जा सकता है लेकिन सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त सुरक्षा उपायों के साथ कि इसका उपयोग केवल नीति निर्माण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वैकल्पिक रूप से, जाति पर अनावश्यक जोर दिए बिना सामाजिकार्थिक स्थिति की समग्र तस्वीर प्रदान करने के लिए जाति डेटा को अन्य सामाजिकार्थिक संकेतकों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। अंततः, जनगणना में जाति को शामिल करने को सामाजिक न्याय, समानता के सिद्धांतों और जातिविहीन समाज को प्राप्त करने के लक्ष्य द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। निर्णय को हाशिए पर रहने वाले समुदायों, सामाजिक वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं सहित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श द्वारा सूचित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह एक समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य को पूरा करता है। 8.6 निष्कर्ष। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आसान प्रशासन के लिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया गया भारतीय जनसंख्या की विशेषताओं को गिनने का सरल प्रतीत होने वाला कार्य राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्षों में एक शक्तिशाली उपकरण में बदल गया। जनगणना कराना एक राजनीतिक कार्रवाई है जहां राजनीतिक परिणामों वाली संवेदनशील जानकारी दर्ज की जाती है। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कई प्रकार से किया गया है। डेटा का उपयोग विभिन्न समुदायों और धार्मिक समूहों की तुलना करने के लिए किया गया है। जाति पर जनगणना के आंकड़ों में सामाजिकार्थिक समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के साथ साथ समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए विश्लेषण किए जाने की काफी संभावनाएं हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए चुनौती डेटा का सही तरीके से उपयोग करना है।